जय हिंद बच्चों। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, अगर हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। अब इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज बोर्ड एग्जाम में इससे हर टाइप का क्वेश्चन, हर कैटेगरी में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी, 5 मार्क्स में भी। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी इससे लगभग पूछा जा सकता है। अब सोचो 5 मार्क्स में कैसे? 5 मार्क्स में ऐसे, क्योंकि इस थ्योरम से रिलेटेड कुछ इसके एप्लीकेशंस भी हैं, है ना। और एप्लीकेशन जैसे एक चार्ज्ड वायर की वजह से इंटेंसिटी निकालना, एक चार्ज्ड शीट की वजह से इंटेंसिटी निकालना, एक चार्ज्ड स्फीयर की वजह से इंटेंसिटी निकालना, तो ये सब चीजें जो है वो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये टॉपिक एक वीडियो का टॉपिक नहीं है। आज के दिन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस गॉस थ्योरम को बेसिकली अच्छे से समझ लेंगे। इसकी एक एक चीज को छोटे समझना है, बारीक से बारीक चीजें इसकी उठानी है, क्योंकि ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से, कंप्लीट तरीके से एब्जॉर्ब कर लेना है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत अच्छी देखो ग्रिप बन जाती है ना। तो गॉस थ्योरम वाकई में बहुत अच्छा टॉपिक है। एंड देखो, दिस थ्योरम वाज गिवन बाय कार्ल फ्राइडरिच गॉस, एक जर्मन मैथमेटिशियन है एंड फिजिसिस्ट भी कहे जाते हैं, लेकिन फॉर्मली इनको ज़्यादातर मैथमेटिशियन नाम से जाना जाता है। बिकॉज उन्होंने मैथमेटिकली इतनी इक्वेशन दी है, मैथमेटिक्स फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क किया है, और उन्होंने जो भी इक्वेशन दी हैं, उन इक्वेशंस को हम लोगों ने मैथमेटिक टूल्स के तौर पर अपने फिजिक्स में हमने यूज़ किया। अगर आपको याद हो तो जब हम लोग क्लास 11th में थे, तो क्लास 11th में आपका जो जीरो चैप्टर है, अगर आप रेफरेंस बुक भी देखते हैं तो उसमें एक जीरो चैप्टर होता है जिसमें लिखा होता है मैथमेटिक टूल्स। मैथमेटिक टूल्स का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी डिफ्रेंसिएशन, जिसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रीज, जिसमें हमारे बाइनोमियल थ्योरम, है ना। और भी पूरी कैलकुलस आपकी आ जाती है। इस तरीके से गॉस थ्योरम के भी, सॉरी, गॉस ने भी जो कई मैथमेटिकल इक्वेशंस दी हैं, जिस इक्वेशन के थ्रू हम लोगों ने अपने हायर क्लासेस में फिजिक्स में बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को भी क्या किया, आसानी से सॉल्व किया। सो ये जो थ्योरम है, देखो ये थ्योरम क्या कहती है। ये थ्योरम कहती है कि द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज आइदर पॉइंट और डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कि ये है कि द टोटल फ्लक्स, भाई देखो फ्लक्स क्या है, अगर हम एक एक पॉइंट की हम बात करते जाएं, तो फ्लक्स क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a closed surface. So let us consider this is a surface and these are the field lines. अब इन field lines का source क्या है, तो मान लेते हैं एक point charge है। तो इससे एक field lines इस तरीके से निकल रही है और वो surface को क्रॉस कर रही है, एंड द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये तो मैथमेटिकली हमने बात की थी कि फ्लक्स क्या होता है, पिछले वीडियो में भी मैंने ये वाली बात बताई है। लेकिन एक्चुअली फ्लक्स में हमने कैसे डिफाइन किया था, कि हमने आपसे कहा था कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करती है फील्ड की स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? एक तरीके से फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है, फील्ड के पूरे नेचर को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सरफेस के साथ क्या हुआ है, इस सरफेस के साथ पूरी फील्ड लाइंस क्लोज हुई है, मतलब इस पूरे सरफेस पर कुछ फील्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अगर आप इस सरफेस की बात करें, तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। मान लेते हैं इस पूरे फील्ड पर टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, कुछ ई डैश है, एंड दैट स्ट्रेंथ इज डिस्ट्रीब्यूटेड वेदर इट मे बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म हो, जरूरी नहीं है नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? वो डिपेंड करता है कि सरफेस और सोर्स जो है वो आपका किस टाइप का है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे जो पूरी जो फील्ड जो स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूट हुई है, दैट इज कॉल्ड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड प्रेजेंट एट द सरफेस, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द फाई, और मैथमेटिकली क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सरफेस अलोंग द नॉर्मल। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हो गई ये बात? तो क्या कह रहा है, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हुई है? बात यहाँ पर हुई है क्लोज्ड सरफेस की। अब क्लोज्ड भाई सरफेस क्या होता है? देखो, ऐसे सरफेस जिनका अपना वॉल्यूम, क्लियर हो गई, वॉल्यूम हो और चारों तरफ से बंद हो। ऐसा नहीं हो, अब जैसे हमने आपसे कहा कि अगर एक प्लेन सरफेस माने, तो क्या इसका वॉल्यूम हो सकता है? नहीं, तो ये आपका क्लोज सरफेस भी नहीं होगा, है ना। अगर हम एक डिस्क की बात करें, तो क्या इसका वॉल्यूम पॉसिबल है? नहीं, तो ये आपका क्लोज सरफेस भी नहीं होगा। बट अगर हम बात करें इस तरीके से एक क्यूब की, क्या ये क्लोज सरफेस है? हाँ बिल्कुल, ये आपका क्या एक क्लोज सरफेस है। और हाँ, जरूरी है इसके इसके पास 6 के 6 फेसेस होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे बॉक्स होता है जो ऊपर से खुला हो, तो आप उसको क्लोज सरफेस नहीं कहोगे। क्लोज सरफेस तब कहोगे जब हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो, हर एंगल से आप देख लो कि वो पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से बंद है, एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। सो ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज सरफेस कहेंगे। सो इन्होंने ये बोला कि अगर कोई क्लोज सरफेस किसी चार्ज को अनक्लोज करता है, जैसे कि मान लेते हैं दिस इज अ क्यूब
and this is the charge of magnitude q which is enclosed by this closed surface. क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है, इस चार्ज से अपनी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, है ना? इस चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इससे फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। ये फील्ड लाइंस इस क्यूब के 6 फेसेस को क्रॉस करके बाहर निकलेगी। ठीक, यहाँ पे एक चीज और सुन लो बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी सरफेस आप क्लोज ले रहे हो, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी कंडीशन है कि वो बस क्लोज्ड होना चाहिए, उसकी शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे तो मैंने आपको डेफिनेट शेप दे दी, जैसे कि मैंने आपको क्यूब दे दिया या कोई स्फीयर दे दिया, तो ये शेप कैसी, ये शेप डेफिनेट होती है, ठीक है ना, ये रेगुलर शेप है जिनको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे सरफेसेस भी होते हैं जो कैसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं, इरेगुलर। बस ध्यान रखना, सरफेस कैसा भी हो, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सरफेस क्लोज होना चाहिए। क्लियर? और ये सरफेस जो भी चार्ज इनक्लोज कर रहा है, ठीक है, ये सरफेस जो भी चार्ज इनक्लोज कर रहा है, वो चाहे पॉइंट हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इफ वी कंसीडर दैट दिस इज द क्लोज सरफेस, और इस सरफेस ने क्या किया है, एक लाइन चार्ज को इस तरीके से इनक्लोज कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ज एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, नहीं, यहाँ पर चार्ज एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड नहीं है, यहाँ पर चार्ज का एक पूरे वायर पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जितना भी चार्ज इस वायर पर प्रेजेंट है, उस पूरे चार्ज को एनक्लोज कर रखा है किसने, इस तरीके के एक क्लोज सरफेस। सो ऑब्वियस सी बात है, फील्ड लाइंस तो इस लाइन चार्ज से भी निकलेगी और फील्ड लाइंस तो इस पॉइंट चार्ज से भी निकलेंगी, है ना? तो जो भी फील्ड लाइन सरफेस से क्रॉस करेगी, दैट इज कॉल्ड द टोटल फ्लक्स लिंक विद द सरफेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रेगुलर सरफेस भी है और एक इरेगुलर सरफेस भी है। रेगुलर सरफेस ने भी एक चार्ज इनक्लोज कर रखा है, इरेगुलर सरफेस ने भी एक चार्ज इनक्लोज कर रखा है, भले वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो, बट इसने क्या किया, कुछ ना कुछ चार्ज इनक्लोज किया है। दोनों ही क्लोज सरफेस ने जो भी चार्ज इनक्लोज किया है, उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, जिसकी वजह से इस पूरे सरफेस के साथ क्या हुआ, एक फ्लक्स लिंक हो गया। फ्लक्स लिंक होने का मतलब क्या होता है, अगर हम सिर्फ इस क्यूब की बात करें, तो इस क्यूब के हर एक सरफेस से, हर एक फेस से कुछ ना कुछ फील्ड की स्ट्रेंथ लिंक हो चुकी है। इस पूरे सरफेस पर कुछ ना कुछ फील्ड की एक स्ट्रेंथ प्रेजेंट है, और वो फील्ड की स्ट्रेंथ इस पूरे क्यूब पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे उस पूरे क्यूब पर जो भी फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना मैग्नीट्यूड फील्ड का डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट यही बात आपको बताता है। ये कहता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस किसी भी तरीके के चार्ज को, चाहे वो पॉइंट हो चाहे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो, अगर कोई क्लोज सरफेस किसी भी चार्ज को इनक्लोज करता है, देन द टोटल फ्लक्स, अब टोटल फ्लक्स मतलब द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दैट क्लोज सरफेस, मतलब उस क्लोज सरफेस से जितना भी फील्ड लिंक करेगा, जितना भी फील्ड उस पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? एग्जांपल आपका ये है कि जैसे कि मान लो ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब ने कितना चार्ज इंक्लोज कर रखा है, क्यू अमाउंट का चार्ज इंक्लोज कर रखा है। क्लियर? ध्यान रखना, जो भी फ्लक्स है, फाई फ्लक्स जो है वो केवल दो ही बातों पे डिपेंड करेगा, ये बात लिख लेना। क्लियर? फ्लक्स जो है वो सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला डिपेंड करेगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पर। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि चार्ज कैसा, चार्ज पॉइंट हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बस सिर्फ डिपेंड करेगा किस पर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। और दूसरा डिपेंड करेगा मीडियम। क्लियर? कि जो भी क्लोज सरफेस है, ठीक है, जो भी क्लोज सरफेस है, वो कैसा भी हो, बस क्लोज होना चाहिए, चाहे वो क्यूबिकल हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये देखो, ये सारी बातें आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको स्टेटमेंट के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और फिर इसके मैथमेटिकल प्रूफ की ओर बढ़ेंगे। क्लियर होगी ये बात? तो जो भी इसने चार्ज इंक्लोज किया है, जिस मीडियम को इंक्लोज किया है, फ्लक्स सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गई ये बात? इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि जो भी आपका क्लोज सरफेस है, ठीक है, जो भी आपका क्लोज सरफेस है उसका शेप क्या है,
ठीक है। तो शेप पर ये इंडिपेंडेंट है, शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब साइज से क्या मतलब है, जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि ये देखो ये क्यूब ये है, ठीक है, इस क्यूब ने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, क्यू मैग्नीट्यूड का चार्ज इनक्लोज कर रखा है, देन द टोटल फ्लक्स, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड लिंक विद दिस क्लोज सरफेस, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट दिस सरफेस, थ्रूआउट द सिक्स फेसेस ऑफ दिस क्यूब विल इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, मतलब q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गई ये बात। अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा क्यूब ले लें, अब लो, अब तुम कहोगे सर ये यहाँ पे क्यूब स्मॉल है, यहाँ पे क्यूब बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है ना, तो भी अगर मान लो ये क्यूब उतना ही चार्ज इनक्लोज करता है क्यूब, ठीक है, फर्स्ट बड़े क्यूब ने भी क्यू चार्ज इनक्लोज किया और छोटे क्यूब ने भी क्यू चार्ज इनक्लोज किया। इसके अलावा एक और शेप ले लेते हैं, एक इरेगुलर शेप ले लेते हैं इस टाइप की, ठीक है, एक इरेगुलर शेप है और इसने भी कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, क्यू अमाउंट के चार्ज को इनक्लोज कर रखा है, और मान लेते हैं ये कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, इस पूरे इरेगुलर सरफेस पर इस तरीके से चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो इसने क्या किया, इसने एक लाइन चार्ज, है ना, अगर थोड़ा सेकंड क्लियर लिख लें जरा, एक बात बस ध्यान रखना, सरफेस कैसा भी हो, ठीक है, बस क्लोज होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शेप क्या है। क्लियर हो गई ये बात। और चार्ज भी कैसा भी हो, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें एक पॉइंट चार्ज की, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, सॉरी एक वायर लाइन चार्ज लिया, मतलब यहाँ पर केस क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। तो देखिए तीनों ही क्लोज सरफेस है, तीनों ही क्लोज सरफेस है, तीनों ने ही देखा जाए तो कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, क्यू चार्ज को इनक्लोज कर रखा है। ठीक है, वो बात अलग है कि पहले और दूसरे केस में एक पॉइंट चार्ज को इनक्लोज कर रखा है, लेकिन तीसरा जो केस है वहां पर उसने एक लाइन चार्ज इनक्लोज कर रखा है, लेकिन उस लाइन चार्ज पर टोटल चार्ज कितना, वो भी मैग्नीट्यूड में क्यू ही है। क्लियर हो गई ये बात। तो तीनों ही अच्छा तीनों का वॉल्यूम भी डिफरेंट है भाई, ये बड़ा वाला क्यूब है इसका वॉल्यूम कुछ और है, इसका साइज कुछ और है, इसका साइज कुछ और होगा, लेकिन तीनों ही सरफेसेस के साथ जो भी फ्लक्स लिंक करेगा, या ये कह दो द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड प्रेजेंट ऑन द थ्री सरफेसेस, तीनों तीनों सरफेस पर जो भी फील्ड की स्ट्रेंथ प्रेजेंट होगी या टोटल जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटा स्फीयर कितना, मतलब ये छोटा स्फीयर हो या बड़ा स्फीयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है चार्ज पर, और दूसरा फर्क पड़ता है मीडियम पर कि वो क्लोज सरफेस कितने मैग्नीट्यूड के चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, और कितना मतलब उसने जो मीडियम है उसने कौन सा मीडियम इनक्लोज कर रखा है। क्लियर हो गई ये बात। मान लेते हैं अगर हम आपसे कहें कि इस क्लोज सरफेस ने कुछ कोई और मीडियम है जैसे जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कुछ के, क्लियर, देन इन दैट केस we can say the total flux linked with this the closed surface will be k epsilon। बात क्लियर हो गई। पिछले टॉपिक में एक चीज रह गई थी फ्लक्स की, मैंने आपको शायद एसआई यूनिट नहीं बताई थी, तो ध्यान रखना। फ्लक्स की एसआई क्या होती है, हमने आपसे बताया था फाई इक्वल्स टू क्या था, ई ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो आप इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक और इंपॉर्टेंट यूनिट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वेबर कहते हैं। तो आप इसको वेबर भी यूज कर सकते हो। वेबर इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। ठीक है, और इसकी सीजीएस जो यूनिट है फ्लक्स की, सीजीएस यूनिट ये होती है आपकी गॉस। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, तो इस चीज को बस अपने नोट कर लेना जो पिछले टॉपिक में आपकी रह गई थी। तो ये तो बात हो गई सिर्फ थ्योरम थ्योरम की। तो आज इसी अभी इस टॉपिक की बात में तुमने क्या क्या समझा इस बात को कि भाई गॉस थ्योरम क्या होता है कि द टोटल फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस, कि अगर कोई क्लोज सरफेस किसी चार्ज क्यू को इनक्लोज करता है तो उस पूरे सरफेस के साथ जो फील्ड की स्ट्रेंथ लिंक होगी, उस पूरे सरफेस पर जो फ्लक्स लिंक होगा, वो पूरा जो फील्ड लाइन जो सरफेस से क्रॉस हो रही है, तो उनका जो टोटल जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको जरा डिटेल में कुछ चीजें समझ लेते हैं यहाँ पे, कि मान लेते हैं जैसे कि ये वही क्यूब है और इस क्यूब ने क्या किया, कुछ चार्ज इनक्लोज कर रखा है जिसका मैग्नीट्यूड है कुछ स्मॉल क्यूब। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, इस चार्ज से कुछ फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, इस तरीके से क्या होगी, कुछ फील्ड लाइंस निकलेगी, और एज ये जो फील्ड लाइंस हैं जब इस सरफेस से क्रॉस होगी तो हम कहेंगे कि इससे सरफेस से क्या हुआ, एक फ्लक्स लिंक हुआ। तो ये फील्ड लाइंस क्या केवल एक ही इसी फेस के साथ निकल रही है, नहीं ऐसा नहीं है भाई, ये फील्ड लाइंस तो हर एक सरफेस को क्रॉस कर रही है। अगर देखा पहले सरफेस को भी क्रॉस कर रही है ना, दूसरे सरफेस को भी क्रॉस कर रही है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। एंड इस तरीके से अगर हम यहाँ देखें तीसरे सरफेस को भी कुछ इस तरीके से ही क्रॉस कर रही है ना, और फील्ड लाइन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिफ्टी कर रहा हूँ। ठीक है, इस सरफेस से भी इस तरीके से क्रॉस हो रही है ना, उस इस तरीके से नीचे से भी निकल रही है, इस तरीके से भी, है ना। तो छह के छह फेसेस से, ठीक है, छह के छह फेसेस से, ठीक है,
इस क्यूब के छह फेसेस से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से क्रॉस हुई। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है इस पूरे क्यूब के साथ क्या लिंक करा, कुछ फ्लक्स लिंक करा। लेकिन अगर हम इस क्यूब को सामने से देखें, अगर हम इस क्यूब को देखो सामने से देखते हैं तो हमको कुछ इस तरीके का नजारा दिखेगा। बात समझ आ गई? अगर आप किसी क्यूब को सामने से देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का नजारा दिखेगा, जहाँ पे आपको एक ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक फेस हो गया, एक फेस ये हो गया। ठीक है, और इसके अलावा एक फेस ऊपर ये हो गया, और एक फेस आपका इधर हो गया, एक फेस बॉटम सॉरी पीछे की ओर होगा। तो इस तरीके से पूरे 6 फेसेस हैं। यहाँ पे बात क्या है, बात ये है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जो पॉइंट चार्ज है वो इस क्यूबिकल बॉक्स के, ये पॉइंट चार्ज इस क्यूबिकल बॉक्स के हर एक फेस से देखा जाए तो सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पर कि इस किसी फेस पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट जो है वो इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पर नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें इस वाले फेस की, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लो एक पॉइंट हमने यहाँ माना P, एक पॉइंट हमने जैसे यहाँ मान लिया Q, एक पॉइंट हमने जैसे यहाँ मान लिया R। तो आप देख सकते हैं ये तीनों पॉइंट जो P Q R जो हैं वो इस चार्ज से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर है। क्या मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्यूबिकल बॉक्स है, इस क्यूबिकल बॉक्स पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट, अगर हम कुछ कॉर्नर्स को छोड़ दें या ज्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट चार्ज से डिफरेंट डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे फेस के साथ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो क्या यूनिफॉर्म वे में होगा या नॉन यूनिफॉर्म। भाई ऑब्वियस सी बात है वो यूनिफॉर्म तो हो ही नहीं सकता। यहाँ फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे जो फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका क्या है, पूरी तरीके से एक नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर हो गई ये बात? तो यहाँ पर हम फ्लक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज फ्लक्स। तो अगर हम कहें कि इस पॉइंट P के पास में एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है से ds, ठीक है, और इस एलिमेंट्री एरिया का जो डायरेक्शन है वो आपका कुछ ये है, दैट इज कॉल्ड ds वेक्टर। एंड इस पॉइंट P पर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गई बात? कल हमने पढ़ा था कि व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस क्लोज सरफेस, द टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस क्लोज सरफेस विल बी d phi equals to e vector dot ds vector। ठीक है, मतलब इस छोटे से सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक करा, एक छोटा सा फ्लक्स लग कर गया लिंक डी फाई। ठीक है, अब सोचो ये पूरा जो क्यूब है, ये पूरा जो एंटायर क्यूब जो है वो इन्हीं छोटे छोटे एलिमेंट डीएस से मिलके बना। लेकिन क्या हर एक एलिमेंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी, तो आपका जवाब होगा नहीं। वाई? बिकॉज अगर हम इस क्यूब के इस एलिमेंट की बात करें और अगर हम इस क्यूब के कुछ इस एलिमेंट की बात करें, आप इन दो को देख सकते हैं यहाँ पर, एक ये क्यूब और एक सॉरी ये एलिमेंट और एक ये एलिमेंट, ये दोनों ही एलिमेंट्स इस पॉइंट चार्ज से डिफरेंट डिस्टेंस पर। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों एलिमेंट पर फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई चार्ज या अगर कोई बॉक्स किसी चार्ज को इनक्लोज करता है, ठीक है, तो उस बॉक्स पर या उस क्लोज सरफेस के हर एक पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी। और फिलहाल जो केस है वो आपका किसका है, ये नॉन यूनिफॉर्म का है। लेकिन अगर हम आपसे ये कह दें कि यहाँ पे अगर एक स्फीयर है, ठीक है, और सेंटर पर इसके यहाँ पे चार्ज रखा हुआ, अब क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके सरफेस इस तरीके से क्रॉस करेगी। बात सही है? अब इस स्फीयर पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट, इस स्फीयर पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट इस पॉइंट चार्ज से तो भैया सेम डिस्टेंस पर होगा। तो जो फील्ड स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर क्या होगा, आपका बराबर होगा। बिकॉज वी नो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज और वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ दैट पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर अगर हम स्फीयर की बात करें तो इस स्फीयर पर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर हम इस क्यूब की बात करें तो यहाँ पर जो फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसके अलावा यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया ds के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ है, d5। तो पूरे सरफेस, पूरे क्लोज सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा भाई वो किसके बराबर होगा, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और बेटा देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसका मतलब क्या है, क्योंकि गॉस थ्योरम ने अपना स्टेटमेंट कुछ लगभग समझ लो इसी मैथमेटिकल इक्वेशन में दिया।
गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने तो भैया मैथमेटिक्स पे वर्क किया था, समझ में आ गई। तो मैथमेटिकली उन्होंने कुछ इस टाइप की एक इक्वेशन दी थी आपको डायरेक्ट, जिसका मतलब होता है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है, देखो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मतलब इस देखो पूरे इस क्यूब पर, इस पूरे क्यूब पर, ठीक है, इस पूरे क्यूब का क्या पर बहुत सारे एलिमेंट सरफेस एरिया कंसीडर हो सकते हैं, से ds1 से ds2 से ds3, तो इस तरीके से कई सारे एलिमेंट्री एरिया कंसीडर हो सकते हैं और हर एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या डिफरेंट है। तो ऐसे करते करते अगर हम सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ दें तो इसे हम लोग बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमने हर एलिमेंट्री एरिया उठाया, हर वो एलिमेंट्री एरिया जो उस पूरे क्यूब को फॉर्म कर रहा है, और हर एलिमेंट्री एरिया पे डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भी हमने क्या किया, हर एलिमेंट्री एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में जोड़ा, पूरे पूरे क्यूब पर जितने भी एलिमेंट्री एरिया हैं उन सभी को जोड़ दिया, तो इसे बेटा बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्लियर हो गई। ऐसी एक होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो लाइन, सॉरी लाइन इंटीग्रल, मतलब लाइन इंटीग्रल का देखो मतलब क्या है। लाइन इंटीग्रल का यहाँ पे मैं मतलब बता दूं, जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है आपका, ये वायर है, ठीक है, अब यहाँ पे इस वायर का पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करो, तो यहाँ पे हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया dl, ठीक है, अगर मैं, और इस एलिमेंट पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर हम यहाँ लाइन इंटीग्रल कर दें तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा जो वायर है वो इसी छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना है, और हर एलिमेंट पे कितना चार्ज है, कुछ dq चार्ज है। तो अगर हम सभी लाइंस को ऐड करते हैं, जोड़ दें सभी छोटे छोटे एलिमेंट dl जिन पर चार्ज dq है, इन सभी एलिमेंट्स पर जितना भी चार्ज dq है उन सबको जोड़ें एक लाइन के अलावा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये तुम्हारा क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ रहा है, तो इसलिए बोलेंगे हम लोग सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी बातें बताने का मतलब यहाँ पर बेटा सिर्फ ये था कि गॉस थ्योरम का जो पूरा जो स्टेटमेंट है वो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस, दैट इज द सरफेस इंटीग्रल, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज सरफेस। अभी आपको इस ई को बाहर नहीं निकालना है, ये ध्यान रखना। अब आप अभी आप इस कैपिटल ई को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अभी आप नहीं कह सकते कि जो भी क्लोज सरफेस आपने कंसीडर किया है, जो भी आपका क्लोज सरफेस जो भी चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, क्या वो क्लोज सरफेस के हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम है। अगर इंटेंसिटी सेम नहीं है तो ई भी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अगर इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, सेम है, तब उस केस में आप इस कैपिटल ई को इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। जैसे कि हम बात करें इस स्फीयर की, इस स्फीयर ने कुछ चार्ज इंक्लोज कर रखा है क्यू, क्लियर, और इस छोटे से एलिमेंट का एरिया है ds और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है E, तो यही स्ट्रेंथ हर एक ds एलिमेंट पे प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्यों भैया, पहले होगी क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट इस पॉइंट चार्ज से क्या है भाई, सेम डिस्टेंस पर है, तो इसीलिए फील्ड की स्ट्रेंथ पूरे सरफेस पर कैसी है, सेम है। क्यूब के लिए क्या ऐसा था भाई, क्यूब के लिए ऐसा नहीं था कि एक फेस इससे कुछ और डिस्टेंस पर, दूसरा फेस उससे कुछ और डिस्टेंस पर, तो हर एक एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर सेम नहीं थी। तो जब फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो तो आप ई को बाहर ले सकते हैं, वरना आप ई को बाहर नहीं ले सकते, और इसको बोल देते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट इस तरीके से कंप्लीट होता है जब हम लिख देते हैं विच इज इक्वल्स टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सो दिस वाज ओनली द स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और जो अभी जो डिस्कशन हुआ है वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक डिस्कशन जो है वो हम लोग अपने आने वाले वीडियो जिसमें हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए ये बात अगर नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहां पे समझा दूंगा। क्लियर, आगे बढ़ते हम लोग। एक बात और बस यहाँ पर ध्यान रखना, फिर से ये बात आपसे बहुत पूछी जाती है कि लेट अस कंसीडर टू स्फीयर्स ऑफ S1 एंड S2 एंड द स्फीयर्स एनक्लोजिंग सम चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक, if q1 equals to q2, अगर the charge magnitude of the charges enclosed by both closed surface are same but they have different surfaces area but they are closed, ठीक है, तो उन दोनों ही केसेस में जो फ्लक्स लिंक होगा वो दोनों के दोनों केस में बराबर। क्लियर, दूसरा, फ्लक्स की वैल्यू निगेटिव होगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड है, या ये कह दो कि अगर जो भी क्लोज सरफेस है, अगर ये चार्ज कैसा इनक्लोज कर रहा है, एक नेगेटिव चार्ज इनक्लोज करता है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, एंटरिंग, एंटर करेंगी, मतलब ये क्या हो गया, ये आपका कहलाता है एंटरिंग फ्लक्स। इसे क्या कहते हैं हम लोग,
एंटरिंग फ्लक्स, और अगर जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एग्जिट फ्लक्स नहीं, कुछ भी बोलते हैं, इमर्जिंग फ्लक्स कह लो, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, इमर्जिंग फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और तो कोई बस में बात नहीं रहेगी, आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो बात करते हैं हम लोग इसके मैथमेटिकल इक्वेशन की, ठीक है, इसके मैथमेटिकल प्रूफ की। भाई गॉस थ्योरम ने जो बात कही थी फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, तो क्या इसका कोई मैथमेटिकली प्रूफ है? वैसे तो ये बात मैथमेटिकली क्या कहेंगे आप खुद जानते हैं। डायरेक्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि मान लो अगर कोई क्लोज सरफेस फॉर एग्जांपल स्फीयर, क्योंकि हम जानते हैं कि गॉस थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि क्लोज सरफेस कैसा भी हो, चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब द टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑन द शेप एंड द साइज ऑफ दैट क्लोज सरफेस। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा आसान पड़े इसलिए हमने मान लो यहाँ पे एक स्फीयर कंसीडर किया, और इस स्फीयर ने कोई चार्ज इंक्लोज कर रखा है क्यू, ठीक है, एट इट्स सेंटर, ओके। तो अच्छा, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया अगर ये स्फीयर ने जो चार्ज इंक्लोज कर रखा है क्या वो सेंटर पर अगर है तो मतलब ज्यादा चार्ज इंक्लोज, सॉरी ज्यादा फ्लक्स इंक्लोज करेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। चार्ज कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, चाहे आप यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, ठीक है, सेंटर पे रखो, कहीं पे भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोचो अगर ये एक स्फीयर है और इसने कुछ चार्ज इंक्लोज कर रखा है, तो इस चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी? भाई इस चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी? तो अगर हम कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली बात करें तो हम लिख सकते हैं कैपिटल E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है ना। तो सोचो एक पॉइंट P पर इतनी स्ट्रेंथ, तो पूरे सरफेस एरिया पर भाई कितनी होगी? भाई एक पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इतना स्ट्रेंथ आया है, तो पूरे पूरे सरफेस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, और जिसको हम क्या कहते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड लिंक्ड विद दिस क्लोज सरफेस। अगर एक पॉइंट पर इतना तो पूरे क्लोज सरफेस पर कितना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ सिंगल पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सरफेस। और इस स्फेरिकल स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप e की वैल्यू रखते हैं तो आपको ओवरऑल आंसर कितना मिलेगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम करेंगे एक अच्छे मैनर में, एक अच्छे तरीके से। ये तो केवल एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि हाँ इसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, बट आपको इस तरीके से नहीं करना है। बोर्ड में तो बिल्कुल भी ऐसे मत करके आना, इसको एकदम कंसेप्ट से हम करेंगे, एकदम पॉइंट पॉइंट उठा के, ठीक है ना। तो देखिए क्या मतलब है इसका, मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के जरिए हम लोग क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। सो लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड सम क्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया जिसका अपना मैग्नीट्यूड कितना है, कुछ स्मॉल क्यू है, एंड दिस चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय अ स्फीयर whose radius whose radius is small r। क्लियर हो गई ये बात कि दिस इज अ चार्ज विच इज इनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज सरफेस, एंड इस क्लोज सरफेस का जो रेडियस है वो कितना है, r है। मैंने यहाँ पे स्फीयर लिया है और स्फीयर के सेंटर पर हमने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया, क्योंकि मैंने अभी आपसे बता दिया है कि जो भी फ्लक्स किस क्लोज सरफेस के साथ लिंक करेगा वो फ्लक्स ना तो सरफेस के शेप और साइज पर डिपेंड करता है और ना ही चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन पर। चार्ज चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चार्ज चाहे पॉइंट हो, चार्ज सेंटर पर प्रेजेंट है कि कोने में बैठा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनक्लोज होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन आसान रहे इसीलिए मैंने यहाँ पे जो क्लोज सरफेस लिया वो आपका कैसा है, वो आपका स्फेरिकल है, क्लियर। एंड अब इसके बाद और जो चार्ज जो इसने इनक्लोज किया है वो आपका कैसा है, एक इनक्लोज चार्ज है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब भैया आर डिस्टेंस पर हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, दिस इज द पॉइंट पी। क्लियर हो गई बात। अब सोचिए इस पॉइंट चार्ज को इस स्फीयर ने जब इनक्लोज किया है तो पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर निकलेंगी और इस पूरे सरफेस को क्रॉस करेंगी, मतलब इस पूरे स्फीयर के साथ क्या लिंक होगा, एक फ्लक्स लिंक होगा। इस पूरे स्फीयर पर फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पूरे सरफेस के साथ क्या हो रहा है, एक फ्लक्स लिंक हो रहा है। और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो हमको प्रूव करना है वो आपका क्या है कि वो आपका क्या है कि Q upon epsilon naught, this is the strength of the field which will spread over the closed surface। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा एक चीज और यहाँ पे रह गई थी, यहाँ पे देखो मैं इंटीग्रेशन के ऊपर एक सर्किल बनाता हूँ, है ना। ये एक सिंबल होता है, अगर मैं से मेरे ख्याल से ज्यादा बच्चों को पता होगी,
कि ये किस लिए होता है। इंटीग्रेशन का देखो मतलब होता है बेटा जोड़ना, ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। और जब आप किसी क्लोज चीज को जोड़ रहे हो, क्लोज चीज को जैसे कैसे, जैसे अगर आप इस क्लोज सरफेस को जोड़ रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, सरफेस को जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो, और इस सरफेस को जोड़ते 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 मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हैं, अगर स्फेयर के सभी एलिमेंट्स को हम जोड़ दें तो पूरा पूरा क्या बनता है, क्लोज सरफेस बनता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक क्लोज सरफेस का जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो इस तरीके का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के ऊपर एक सर्कल बना देते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें इसकी रिंग की, अगर हम इस रिंग पर एक छोटा सा एलिमेंट डीएल कंसीडर करें, और इस डीएल एलिमेंट मतलब ये पूरी जो रिंग है वो सोचो इन्हीं छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी है। दिस डीएल एलिमेंट इज द यूनिट ऑफ दिस रिंग, ये समझ लो इसकी एक यूनिट है, ठीक है। और इस यूनिट को बार बार रिपीट करते चले जाएं तो हमें पूरी पूरी क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। मतलब जहां से चले वहीं पे वापस आ गए, तो ये आपका क्या है, ये क्लोज इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई। तो जब क्लोज इंटीग्रेशन होता है, तो क्लोज लूप के अलॉन्ग इंटीग्रेशन होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमें ये भाई बात प्रूफ करनी है, बहुत आसान है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, भाई अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, भाई कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, भाई पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई देखो कूलम्ब्स लॉ तो वो फोर्स वाला, ध्यान रखना, ठीक है, ये मत सोचना फोर्स वाली फॉर्मूला जो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r² आता था ना। लेकिन इसी कूलम्ब्स लॉ से जरिए हमने ये वैल्यू भी मतलब डिफाइन की थी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। क्लियर, दिस इज द इंटेंसिटी, ये क्या है, दिस इज द इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q एट एनी पॉइंट P। और ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ये स्फीयर पर लाई कर रहा है। हमने क्या किया, हमने इस स्फीयर पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है, और उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, कुछ इतनी है। अब इसी पॉइंट पी के अराउंड अगर हम देखें, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखें, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, आपको ऑब्वियस सी बात है, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गई ये बात। और इस पॉइंट पी के अराउंड अगर हम एक बहुत ही स्मॉल एरिया कंसीडर करें, मान लेते हैं ये एरिया जो है इसका मैग्नीट्यूड कुछ है कितना, ds। क्लियर हो गई बात। और इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, भाई एरिया एक कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी तो ऑब्वियस इसकी डायरेक्शन होगी। और डायरेक्शन हम लोगों ने क्या बताया था कि जब भी हम किसी क्लोज सरफेस का डायरेक्शन देंगे लेंगे तो क्लोज सरफेस का डायरेक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉर्मली आउटवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एलिमेंट एरिया है उसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ आउटवर्ड होगा। और अगर हम इस पॉइंट पी से डायरेक्शन देखें, भाई हमने पॉइंट पी पर इंटेंसिटी देखी ई वेक्टर, उसी पॉइंट के आसपास छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसका मैग्नीट्यूड है ds। अब उसी पॉइंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखी जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ds वेक्टर जो कि e के अलोंग ही होगी। और यहां पर हम कह सकते हैं कि e वेक्टर इज एक्चुअली पैरेलल टू ds। क्लियर, नाउ द टोटल फ्लक्स या द स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस, स्मॉल सरफेस, ऑब्वियस बात है किसके बराबर होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया से कितना फ्लक्स लिंक कर जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, सिंपल। अच्छा यहाँ पे ई और डी एस वेक्टर में एंगल कितना है, अगर देखा जाए ई और डी एस के बीच में एंगल कितना है भाई, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, दैट इज ई इंटू डी एस। What is this? This is the small flux. This is the small strength of the field which is distributed over elementary surface ds। और ये elementary surface किसका है, ये elementary surface है इस sphere का। अच्छा इसके बाद देखो जरा, अब इस कैपिटल E की भाई वैल्यू हम लोग यहाँ से रख सकते हैं, इस कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट तो कर लें। भाई इस छोटे से सरफेस की वजह से इतना फ्लक्स, इस छोटे सरफेस की वजह से इतना फील्ड की स्ट्रेंथ, तो पूरे सरफेस की वजह से कितना, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, d5, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आपका कैसा है, क्लोज है, तो यहाँ पे आप सर्कल वाला बनाएंगे, तो ये हो जाएगा e इंटू डी एस, ठीक है। अब इंटीग्रेशन से बाहर उन्हें ले जाएं जो कांस्टेंट है। अब एक बात बताइए, इस क्लोज सरफेस, इस स्फीयर का पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट, इस स्फीयर पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट, ठीक है, या हर एक एलिमेंट्री एरिया, ऑब्वियस सी बात है इस चार्ज से तो सेम डिस्टेंस पर,
सही बात है भाई। इस ये स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर पर रखा है चार्ज, और चार्ज से मतलब सरफेस से चार्ज तक की डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली आपकी क्या है, रेडियस है। हम ये कह सकते हैं कि सरफेस पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट जो है वो चार्ज से सेम डिस्टेंस पर होगा, मतलब आर डिस्टेंस पर होगा। और अगर ऐसा है तो हम ये भी कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस, कि इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका यहाँ पर क्या है, सेम है। डायरेक्शन सेम नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ ये जरूर कह सकते हैं कि हम लोग तो फ्लक्स के साथ डील कर रहे हैं ना, और फ्लक्स आपकी कैसी क्वांटिटी है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो उससे डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डायरेक्शन को फ्लक्स से जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं सिर्फ इतना कि मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो तो पूरे सरफेस से क्या है, वो लिंक है, और हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कैसी होगी, आपकी सेम होगी। तो यहाँ पर हम ई को क्या कर सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, और सिंपली क्या लिख सकते हैं, देखो डी फाई का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा आपका फाई, और कैपिटल ई आपका बाहर आ जाएगा, सिर्फ रह जाएगा इस तरीके से डी एस। ठीक, ई आपका बाहर क्यों आया, सिर्फ इसलिए आप कहोगे क्योंकि इस स्फीयर पर भाई, आप इस स्फीयर के सरफेस को इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो स्फीयर पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट, हर एक एलिमेंट जो है, एलिमेंट्री सरफेस जो है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, सेम होगी, बिकॉज हर एक पॉइंट जो है चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है। तो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है हर एक पॉइंट पर वो आपका सेम होगा, इसीलिए ई हमने बाहर लिया है। आगे अब डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, सोचो, इस छोटे से इस क्लोज सरफेस पर छोटा सा एरिया डीएस है ना, और ये एलिमेंट है किसका, ये एलिमेंट है इस स्फीयर का। तो अगर इस एलिमेंट्री एरिया को आप ऐड करते चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा एरिया ऑफ स्फीयर मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, इतना हो गया। अब अगर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, यहाँ इसकी बात करें, तो यहाँ से हम ई की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ही हम ई की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon r square into 4 pi r square। On solving this problem 4 pi से 4 pi कैंसिल, ठीक है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा, 5 इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन। और ये हो गया आपका प्रूफ। हालांकि प्रूफ नहीं पूछा जाता इतना, जितना स्टेटमेंट पूछा जाता है, जितना इसकी एप्लीकेशन पूछ ली जाती है, जितना इससे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, इसका मैथमेटिकल प्रूफ इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं होगा, ये वाला मैथमेटिकल प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट में समझाने के लिए मैंने जो बातें करी, या इस प्रूफ को समझाने के लिए मैंने जो बातें करी, उसमें कुछ बातें जो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका यूज करेंगे हम लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन पे। सो दिस इज योर मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि मान लो कोई मीडियम होता, ठीक है, इन मीडियम या फॉर मीडियम, अगर मीडियम की बात करें तो फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, व्हाट इज एप्सिलॉन, दिस इज कॉल्ड योर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इस तरीके से ये आपका देखो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लिया है। अब कल के टॉपिक में या कल के जो कुछ वीडियोस आएंगे, 2 या 3 वीडियोस अभी आएंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इंटेंसिटी कैसे फाइंड करें, जैसे कि आपसे बोला जाएगा, पहला एप्लीकेशन जो हम लोग कल पढ़ने जा रहे हैं वो है एक चार्ज वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एक चार्ज स्फीयर, एक चार्ज स्फीयर की वजह से, ठीक है, ये स्फीयर पर पूरा चार्ज है, और इस चार्ज स्फीयर की वजह से किसी पॉइंट पी जो कि स्फीयर के बाहर, किसी पॉइंट P1 जो कि स्फीयर के सरफेस पर, और किसी पॉइंट P3 जो कि इस स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है, इन 3 पॉइंट्स पर इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। यहां पर आपका चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का केस ले रहा है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, गॉस थ्योरम हर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इंटेंसिटी नहीं बता सकता। जब ये सारे एप्लीकेशन हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि गॉस थ्योरम की वैलिडिटी कितनी है, मतलब कहां तक आप इसका यूज कर सकते हो और किन केसेस में आप गॉस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर गॉस थ्योरम के जरिए हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते थे, तो भाई कर तो हम फिर रिंग के लिए भी सकते थे, तो हमने रिंग में गॉस थ्योरम क्यों नहीं लगाया।
इसमें क्यों लगा रहे हैं, इसके केस में क्यों लगाएंगे, या एक इनफाइनाइट चार्ज शीट के केस में क्यों लगाएंगे, रिंग के केस में क्यों नहीं लगाए। तो ये सारी जो बातें हैं एप्लीकेशन जब इसके खत्म हो जाएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नोट्स कंप्लीट कर लेना और आज ही हमको नोट्स भी सेंड कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।